हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू की टू सक्सेस। कल हमने पढ़ा था ओवरव्यू। कल हमने जाना कि CSIR नेट निकालने के लिए क्या क्या हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा। आज हम स्टार्ट करेंगे रियल एनालिसिस। जैसा कि कल मैंने बताया कि इससे 55 से 60 मार्क्स का वेटेज है और ये बहुत ही बेसिक फाउंडेशन है और इसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट हम यहीं से करेंगे और इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। रियल एनालिसिस में हम लोग बेसिक सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या है। उसमें आता है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन फंक्शन और सेट्स के बारे में, ठीक है। दूसरा आता है काउंटेबिलिटी, ठीक है। थर्ड आता है फिर सीक्वेंस एंड सीरीज, सॉरी थर्ड में फिर आता है पॉइंट से टोपोलॉजी। फोर्थ में आएगा सीक्वेंस एंड सीरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। काउंटेबिलिटी भी वैसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन हर साल पूछते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज से तो डेफिनेटली एक पार्ट बी में एक पार्ट सी में डेफिनेटली आना ही आना है। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज के बाद हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, इसमें आता है लिमिट, आपका कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, या इसको बोलते हैं LCD, ठीक है। इसके बाद आएगा रीमान। अच्छा, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के एप्लीकेशंस जो हैं वो हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने के बाद ये सब ज़्यादा इजीली समझ आता है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, इसी में आता है लिप्सिज फंक्शन, इसी में आता है फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, ठीक है। इसके बाद जस्ट हम लोग जब ये टॉपिक पूरा जितना हो जाएगा, ये बहुत ही मेजर पार्ट है रियल एनालिसिस का। इसके बाद के टॉपिक में आता है 6 तक ना, 7th में आएगा। 7th में आता है हमारा रीमान, रीमान इंटीग्रेशन। 8th में आएगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल। 9th में डेफेक्टिव मेजर, या फिर जिसको मेजर थ्योरी हम लोग बोलते हैं। 10th में हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ सेवेरल वेरिएबल्स या टू वेरिएबल्स। वेटेज टू वेरिएबल्स में ज़्यादा है तो हम लोग वो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। 11th, इसके बाद आ जाएगा डेरिवेटिव एज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, LT, ठीक। तो बेसिकली रियल एनालिसिस का सिलेबस यहीं तक खत्म है। अच्छा, एक चीज हम लोग मिस कर गए, इसके बाद यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, फंक्शंस के सीक्वेंस और सीरीज। यहाँ से भी हर साल ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से भी एक क्वेश्चन हर साल पूछता है, ठीक है। तो बेसिकली रियल का सिलेबस इतना है और इतना हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। आज हम लोग शुरू करते हैं सेट थ्योरी बेसिक, फर्स्ट टॉपिक जो सेट थ्योरी है। अच्छा, इसके लिए बुक्स जो हैं CSIR जो बोलता है स्टैंडर्ड बुक, तो स्टैंडर्ड राइटर्स की बुक भी है। अगर लोकल राइटर्स की पढ़ेंगे, ज़्यादा थोड़ा बेसिक से पढ़ना है, तो मोस्टली लोग प्रीफर करते हैं सविता अरोरा और एस सी मलिक की बुक,
वो टॉपिक वाइज अलग अलग बुक में बताते जाऊंगा कि ये टॉपिक इस बुक से ज़्यादा अच्छी होती है। सेकंड रॉबर्ट बार्टले, बार्टले सेबट की बुक बोलते हैं इसको। ये दो बुक अच्छी बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं। ये खुद ही वाल्टर रूडिंग की बुक आती है। ये दो फॉरेन राइटर्स की बुक है, वो इंडियन राइटर्स की बुक है। तो अगर आपको बेसिक थोड़ा पढ़ना है एकदम बेसिक से, तो सविता अरोरा, एस सी मलिक अच्छी बुक है। और बार्टले एंड रूडिंग की बहुत स्टैंडर्ड की बुक है। क्वेश्चंस भी कभी कभी यहीं पूछते हैं। एक टाइम था जब एस सी मलिक और सविता अरोरा से बहुत क्वेश्चन पूछता था, अब थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, बहुत सब जगह से आता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे बेसिक सेट थ्योरी। सेट नाम समझ आ रहा है? सेट के बारे में पढ़ेंगे। सेट होता क्या है? सेट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो सेट का कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन। अच्छा, वेल डिफाइंड किसको बोलेंगे? वेल डिफाइंड का मतलब है डिफाइन सम सेंस, मतलब किसी सेंस में वो डिफाइन होना चाहिए। वेल डिफाइंड का तो कोई परफेक्ट मीनिंग तो है नहीं कि ये वेल डिफाइन किया, ये वेल डिफाइन नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं। किसको हम वेल बोलेंगे, किसको अनवेल बोलेंगे, सबके ऊपर है पर्टिकुलर। बस ये है कि किसी सेंस में डिफाइन होना चाहिए वो सेट। तो अगर किसी सेंस में अगर कोई सेट को डिफाइन करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेट। और उसके बारे में जितना हम जानेंगे उसको बोलेंगे सेट थ्योरी। ठीक है, तो देखते हैं सेट थ्योरी। सेट का डेफिनेशन, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, वेल डिफाइंड या फिर डिफाइन इन सम सेंस, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट। अच्छा, इसमें होने चाहिए अलग अलग एलिमेंट। एक सेट में एक ही एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखा जाता है। ठीक है, अब सेट के टाइप्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेट, टाइप्स नहीं, काइंड्स ऑफ सेट। काइंड्स ऑफ सेट में होता है पहला फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ठीक। फाइनाइट सेट्स का मतलब है सेट में फाइनाइट एलिमेंट होंगे, मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट का जो कलेक्शन है वो फाइनाइट होगा, काउंटेबल होगा, या गिन सकते हैं जिसको, काउंटेबल नहीं, जिसको गिन सकते हैं। ठीक है, गिन सकते हैं इन द सेंस जो एन तक होंगे बस। ठीक, मतलब फाइनाइट है। और एक होता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट्स मतलब, अच्छा ये काउंटेबल भी हो सकता है इनफाइनाइट सेट, लेकिन इनफाइनाइट तक। ये काउंटेबिलिटी में हम लोग जानेंगे कि किस इनफाइनाइट सेट को हम लोग काउंटेबल बोलते हैं, किसको अनकाउंटेबल बोलते हैं, कि गिन नहीं सकते। ऐसा ही होता है इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो इनफाइनाइट सेट्स में भी दो टाइप होंगे, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबिलिटी पढ़ते समय हम लोग जानेंगे उसको। अच्छा, इनफाइनाइट सेट्स मतलब सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट है। अभी हम लोग बेसिक क्या जानेंगे, इनफाइनाइट सेट का मतलब सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट। फाइनाइट सेट का मतलब सेट में सिर्फ फाइनाइट एलिमेंट। ठीक है, जैसे सेट ऑफ वॉवेल्स। सेट ऑफ वॉवेल्स कितने हैं वॉवेल्स? ए, ई, आई, ओ, यू। ये फाइनाइट सेट। ठीक है, 5 एलिमेंट का सेट है। इनफाइनाइट सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एन, ये 1 से लेकर इंफिनिटी तक। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल। फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अब आता है थर्ड, एम्प्टी सेट। Empty set, a set with no elements, a set with no elements मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। डिनोट करते हैं इससे, डिनोटेड बाय एम्प्टी सेट, मतलब एम्प्टी ब्रेसेस ब्रैकेट में लगा दी, और या तो 5 बोल दिए मतलब एम्प्टी सेट। ठीक है, a set with no elements is empty set।
अच्छा, एम्प्टी सेट के ऊपर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन which of the following are empty set। ठीक है, पहला, सेकंड, 5, थर्ड, 5, 4, ठीक है। ये एम्प्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग सर एम्प्टी सेट, इसमें से एम्प्टी सेट कौन सा है। तो हम बेसिकली अब जब भी मैं यहाँ क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन, तो मतलब वो पार्ट सी के हिसाब से, पार्ट सी मैंने कल आपको बताया था एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। अच्छा, इसमें देखो कौन कौन सा एम्प्टी सेट है। इसमें एम्प्टी सेट है 1 और 2। ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है। ये एम्प्टी सेट क्यों नहीं है और ये एम्प्टी सेट क्यों नहीं है। ये एम्प्टी सेट इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक सेट है, ब्रेसेस लगा दिया, सेट यहाँ से चालू हो गया, सेट के अंदर एक एलिमेंट डाल दिया हम लोग 5। ये भी एक एम्प्टी सेट है, लेकिन सेट के अंदर एक और सेट है। फॉर एग्जांपल, एक खाली डब्बे के अंदर बड़ा एक खाली डब्बा है, उसके अंदर एक मैं छोटा खाली डब्बा डालता हूँ, तो बड़ा वाला डब्बा खाली नहीं रहा, तो मतलब ये एम्प्टी सेट नहीं है। सेम वैसी इसके अंदर एक और खाली डब्बा, इसके अंदर एक और खाली डब्बा, तो ये भी एम्प्टी सेट नहीं, ठीक है। अब थोड़ा डिनोट करने का तरीका देख लेते हैं सेट को। सेट के एलिमेंट्स को कैसे डिनोट करते हैं। ये इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। मतलब सेट के कोई एलिमेंट है उसको कैसे लिखते हैं, ए बिलोंग्स टू ए। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं, एलिमेंट्स को मोस्टली हम लोग स्मॉल लेटर में डिनोट करते हैं। ए बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या है कि ये वाला जो एलिमेंट है वो इस सेट के अंदर है, ठीक है। डज नॉट बिलोंग टू लिख दिया मतलब ये सेट यहाँ बिलोंग नहीं करता, ठीक है। अब देखते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट, मॉड ए देखते हैं पहले। कार्डिनलिटी ऑफ a set, ठीक है। कार्डिनलिटी ऑफ सेट का मतलब होता है कि एक सेट में कितने एलिमेंट हैं। सेट में अगर कितने एलिमेंट हम लोग गिन लेते हैं, उस काउंटिंग को हम लोग बोलेंगे कार्डिनलिटी ऑफ सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, इसको बोलेंगे कार्डिनलिटी ऑफ सेट। डिनोट करते हैं मॉड से, और अगर सेट है तो मॉड ए। मॉड ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए को हम लोग कार्डिनलिटी ऑफ ए बोलेंगे, और इसको डिनोट करेंगे मॉड से। किसी भी चीज़ में मॉड लगाते हैं उसका मतलब है कि हम लोग उसकी वैल्यू बता रहे हैं, और वैल्यू बता रहे हैं मतलब उसका वर्थ बता रहे हैं। वर्थ मीन्स उसका अप्रॉक्सीमेट मॉडुलस वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, उसको बोलेंगे हम लोग। उसमें हम लोग लगाते हैं मॉड। जैसे किसी भी नेगेटिव नंबर में अगर 2 में लगाते हैं ये मॉड, तो हो जाता है 2, मतलब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 2 है। मतलब ये अगर रियल लाइन में अगर खिसक रहा है 1 2, तो इधर भी 1 2 खिसक रहा है, तो किसका कितना है 2, तो इसका डिस्टेंस 2 में है, ठीक है। तो ये बताता है इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कि भाई तुम्हारी वैल्यू कितनी है, भले तुम नेगेटिव में हो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे पैसे का काउंटिंग है, कोई अगर पैसे का काउंटिंग इन द सेंस कोई उधारी में कोई पैसा दिया हुआ है, लेकिन दोनों जैसे पैसे का मेन वैल्यू कितना है, जैसे 10 रुपये किसी ने उधारी लिया है तो वैल्यू कितना है 10, ठीक है।
भले वो उधारी में रहे या दिया हुआ हो, उसका उससे फर्क नहीं पड़ता। उसका वैल्यू अगर मॉड लगा दिए तो हमको वैल्यू पता चलना चाहिए 10, भले वो माइनस में हो या प्लस में हो। माइनस इन द सेंस उधारी, कॉमन लैंग्वेज में, ठीक है। अगर बोरो किया है मैंने या दिया हुआ है, उसका उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग को जानना है तो मॉड लगा देंगे। मॉड लगा दिए तो हमको पता चल गया कि 10 रुपये का बात हो रहा है। तो अगर सेट में मॉड लगा तो यहाँ पे क्या पता चलता है हमको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है, सेट में कितने एलिमेंट हैं, ठीक है। तो ये होता है कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। अब देखते हैं सबसेट्स ऑफ सेट ए। ठीक, एक सेट है ए, उसके सबसेट्स के बारे में जानते हैं। A set B is said to be subset of set A when every element of set B is also an element of सेट ए, ठीक है। बी सेट को हम लोग सेट ए का सबसेट तब बोलेंगे जब अगर हम बी सेट के सारे एलिमेंट बोलें तो सारे एलिमेंट कहाँ होने चाहिए, ए में भी होने चाहिए। तो इसको लिखने का तरीका कैसा होगा, बी सबसेट ऑफ ए, सबसेट को डिनोट करते हैं इस साइन से। कई राइटर इसको सिर्फ ऐसा डिनोट करते हैं, लेकिन अगर वो प्रॉपर इम्प्रॉपर इसके बाद हम जब पढ़ेंगे तब देखेंगे क्या होता है। कई राइटर इसको ऐसा डिनोट करते हैं, कई नीचे एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये सबसेट का डिफिनेशन है, स्टैंडर्ड डिनोट ऐसा करते हैं, ठीक है। बी सबसेट ऑफ ए मतलब इफ एक्स बिलोंग्स टू बी दैट इम्प्लाइज एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, ए में, ठीक है। तो ये सबसेट हो गया। टाइप ऑफ सबसेट, एक प्रॉपर सबसेट, सेकंड होता है इम्प्रॉपर सबसेट। फिर एक होता है ट्रिवियल सबसेट। अच्छा, ट्रिवियल का मीनिंग क्या होता है, ट्रिवियल का मीनिंग होता है सबसे तुच्छ चीज, मतलब ये चीज तो होना ही है। तो जैसे 5 सेट है, एम्प्टी सेट, वो हर सेट का सबसेट है, ठीक है। एम्प्टी सेट हर सेट के अंदर है, क्योंकि अच्छा सबसेट का डेफिनेशन क्या है, अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में है तो वो सेट उससे बड़े वाले सेट में भी होना चाहिए। यहाँ तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, 5 सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो 5 सेट हर सेट का सबसेट होगा, तो इसको बोलते हैं ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है सबसे तुच्छ बात, ये ट्रिवियल हो गया। ट्रिवियल का मतलब एकदम होना ही है, जो चीज होना ही है उसको बोलते हैं ट्रिवियल चीज, ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब ये है कि अगर बी अगर सेट ए का सबसेट है तो ए में कुछ ऐसे एलिमेंट भी होने चाहिए, ए में कुछ ऐसे एलिमेंट होना चाहिए x बिलोंग्स टू ए सच दैट x डज नॉट बिलोंग टू बी, तब हम लोग बोलेंगे बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। बी ए का सबसेट है एंड x कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो b में नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 5। मतलब अगर ऐसा सेट भी देखूं मैं, ऐसे सेट का कलेक्शन लिखूं तो 5 नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे कुछ एलिमेंट तो मिलने ही चाहिए। अगर ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं मिला मतलब वो प्रॉपर सबसेट नहीं है। प्रॉपर सबसेट मतलब प्रॉपर छोटा, छोटा हो गया उससे। बराबर भी, अच्छा बराबर सेट भी सबसेट हो सकते हैं एक दूसरे के, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट उसमें तो मिलेंगे ही बराबर सेट में। अगर दोनों सेट बराबर बराबर लिया, यहाँ भी 1 2 3 4 5 लिया, यहाँ भी 1 2 3 4 5 लिया, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें तो है ही, तो बोल दिए ये इसका सबसेट है। लेकिन ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये इम्प्रॉपर सबसेट हो गया, ठीक है। प्रॉपर सबसेट इन द सेंस ऐसा कुछ एलिमेंट बचना चाहिए इधर जो इसमें ना हो, इस वाले सेट में। तो बी में कुछ ऐसे, ए में कुछ ऐसे एलिमेंट बचने चाहिए
जो बी में ना हो, तब उसको बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। वैसे इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब हम लोग इसका उल्टा, जस्ट इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब A इक्वल टू बी। हर सेट खुद का भी सबसेट होता है, वो होता है इम्प्रॉपर सबसेट। 5 सेट भी होता है सबका सबसेट, और खुद स्वयं भी खुद का सबसेट होता है, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट ये जान लिए। अब देखते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स। ओके, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनते हैं? देखते हैं। इफ A is a set with n elements, then total number of subset possible is 2 to the power n, ठीक है, या फिर 2 to the power कार्डिनलिटी ऑफ A, ठीक। यही इन्फिनाइट के लिए भी है, लेकिन हम लोग इन्फिनाइट में हम लोग निकाल नहीं पा रहे हैं। इन्फिनाइट में आप अगर 2 to the power इन्फिनिटी नहीं लिखूँ मतलब इन्फिनिटी ही हो गया, वो हम लोग काउंटेबिलिटी में पढ़ेंगे कि इन्फिनिटी। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए कि 2 to the power जो भी नंबर है वो इस नंबर से n से हमेशा बड़ी होगी, ठीक है, ये हमेशा इससे बड़ी होगी। ये इन्फिनाइट भी लगती है तो भी ये बड़ी होती है, हम लोग इसको काउंटेबिलिटी में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसेट जाने आप, लेकिन क्या ऐसा कोई सा सेट हो सकता है जो सबसे बड़ा सेट हो? ठीक है, सॉरी, ठीक है, सेम कौन सा? तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं? 2 to the power n या 2 to the power कार्डिनलिटी ऑफ A, ठीक है। अच्छा, इसको नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकाले होंगे? अच्छा, किसी सेट में जैसे मान लीजिए A एक सेट है, इसमें n एलिमेंट है, A1 A2 A3 A to the power an, ठीक है। तो बोले कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होना चाहिए, कितना है, कितना निकलता है? 2 to the power n। अच्छा, निकालने का तरीका है, जैसे नंबर ऑफ सबसेट विथ 2 एलिमेंट्स, दो एलिमेंट का इसके सबसेट होना चाहिए। ये ले लें या फिर ये और ये ले लें या फिर कोई सब ले लें, कोई सा 2 एलिमेंट यहाँ से चूज करना है, ठीक है। तो जब भी हम लोग कोई सा एलिमेंट सेलेक्ट करने का काम करते हैं तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो NC2 इतने बार हम लोग इतने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं 2 एलिमेंट, ये होता है कॉम्बिनेशन, ठीक है। और परमुटेशन का भी इस्तेमाल करते हैं, कॉम्बिनेशन और परमुटेशन बहुत बड़ा रहता है। अच्छा, कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया मतलब हम लोग 2 सेलेक्ट किए, ठीक है। परमुटेशन का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम लोग किसी चीज़ को अरेंज करते हैं, ठीक है। जैसे इसको बोले कि 3 है, इसको अरेंज करना है 3 भाग, मतलब 2 इसमें से 2 लेटर को अरेंज करना है, डिसअरेंज करना है, तो हम लोग वहाँ पे क्या लगा देंगे? परमुटेशन, ठीक है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन से काम होगा, सेलेक्ट करना रहता है तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाते हैं। 10th वगैरह में पढ़े हम कि 10 बाल में से 2 बाल उठाए तो कॉम्बिनेशन लगा दी। तो यहाँ हम लोग कितना है, n एलिमेंट्स में 2 एलिमेंट उठा रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाए। अब नंबर ऑफ सबसेट्स विथ r एलिमेंट करूँगा तो NCR, ठीक है। तो ऐसे ही करते करते हर नंबर के एलिमेंट्स का हर सबसेट, ऐसे ही कितने सारे सबसेट बनेंगे, 1 एलिमेंट वाला सबसेट बनेगा, 2 एलिमेंट वाला सबसेट बनेगा, ऐसे ही कितना बनेगा, इसको डायरेक्ट समेशन लगा देता हूँ। r इक्वल टू 0 से लेकर n तक एक 0 एलिमेंट वाला भी सबसेट बनता है 5, हमने पढ़ा है सबका सबसेट रहता है ट्रिवियल सबसेट, r इक्वल टू 0 से लेकर n तक, वे टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स r इक्वल टू 0 से लेकर n तक NCR, मतलब
NC0 प्लस NC1 प्लस ऐसे करते करते NCn तक। और ये क्या होता है, ये बाइनोमियल फॉर्मूला है किसका, 1 + 1 टू द पावर n। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया, 2 टू द पावर n के बराबर। अब हमारा मेथड क्या बोलता है, ये तो प्रूफ है, बेसिक प्रूफ कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होने चाहिए, इतने होने चाहिए। लेकिन हमारा प्रूफ बोलता है, शॉर्ट प्रूफ, जिससे क्वेश्चन भी बनेगा, शॉर्ट प्रूफ ये बोलता है, अच्छा यहाँ के कोई सबसेट बनाने हैं, तो मतलब यहाँ के एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं, तो कितने भी एलिमेंट का सबसेट बने, हर एलिमेंट के पास ऑप्शंस रहेंगे, हर एलिमेंट के पास कितने ऑप्शन रहेंगे। अच्छा, A1 के पास 2 ऑप्शन है, या तो उस सबसेट में जाए या ना जाए, ये जाए या ना जाए, या फिर जाए, ये भी या तो ना जाए या फिर जाए, या फिर ना जाए या फिर जाए। तो इसके पास सब एलिमेंट के पास कितने कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, तो 2 × 2 × 2, हर एलिमेंट के पास कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। तो टोटल कितने ऑप्शन हो गए, 2 टू द पावर n। हमारे पास कॉम्बिनेशन कितना बना, 2 टू द पावर n का कॉम्बिनेशन। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स वहीं से निकला कि 2 टू द पावर n होना चाहिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बनाने में ये आसानी कैसे होता है, जैसे कोई सा मैं सेट लिया, एक सेट ले लेता हूँ, सेट ए लिया, जिसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। हमें बोला ऐसे सबसेट ढूंढना है मेरे को, ऐसे कितने सबसेट बनेंगे जिसमें 1 हो और 4 ना हो, 1 जरूरी है और 4 नहीं जरूरी है, तब तो हम कॉम्बिनेशन लगाते रह गए। तो हमको अरेंज भी करना है, कॉम्बिनेशन भी लगाना है, बहुत सारा चीज़ करना है, कॉम्बिनेशन लगाते रह जाएंगे हम लोग। लेकिन हमारा मेथड क्या है, 1 के पास कितना ऑप्शन है, 1 के पास 1 ऑप्शन है, क्योंकि उसको रहना ही है सेट में डिफाइन क्वेश्चन में पूछा गया है कि वहाँ रहना ही चाहिए, तो इसके पास कितना ऑप्शन है, 1 ऑप्शन है। 2 के पास तो वो रह भी सकता है, ना भी रहे, तो इसके पास 2 ऑप्शन है। 3 के पास कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। 4 के पास नहीं रहे, सेट डिमांड है ना क्वेश्चन का कि 4 ना रहे, तो 4 के पास कितने ऑप्शन बच गए, 1 ही ऑप्शन बच गया। 5 के पास कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, वो रहे या ना रहे, तो टोटल कितने ऑप्शन हो गए, टोटल 2 टू द पावर 3। 2 तो हम लोग फिक्स कर दिए हैं कि 1 रहना चाहिए और 4 नहीं रहना चाहिए, तो ये हमारा फिक्स हो गया है। तो ऐसे कितने सबसेट बनेंगे, 2 टू द पावर 3 सबसेट। ठीक है, वो बना के भी देख सकते हैं, अगर छोटा सेट रहे तो ये ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बड़ा आ गया तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक होता है पावर सेट। A collection of all subset of सेट। एक सेट के सभी सबसेट को कलेक्शन को क्या बोलते हैं, पावर सेट। ठीक है, डिनोटेड बाय रो ए। ठीक है, अब पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, अब भी हम लोग पढ़े कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, 2 टू द पावर। ठीक, ये पावर सेट का कार्डिनलिटी है, वो कितने एलिमेंट होंगे, 2 टू द पावर। ठीक है, ये हो गया पावर सेट। अब हम लोग देखते हैं बेसिक ऑपरेशंस ऑफ सेट। ऑपरेशन क्या क्या हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, तो बेसिक ऑपरेशंस जैसा कि सब बेसिक हम लोग जो पढ़े हैं 12th में, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, और ये शायद ग्रेजुएशन टाइम में पढ़े हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। और भी है 5 कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रहा था मैं, क्या कोई ऐसा सब सेट मिल सकता है जो सबसे बड़ा सेट हो, मतलब एक सेट हो जिसमें सारे सेट आ जाएं, ऐसा एक कोई सेट बन सकता है? कोई सेट अगर ऐसा बनाना चाहें कि, अच्छा एक बात और, इस क्वेश्चन में भी एक चीज है कि कोई सा अगर सेट है, ए सेट है,
वो खुद का सबसेट है, ये हम लोग जान चुके हैं, लेकिन क्या खुद का एलिमेंट है? जैसे 1 2 3 4 5 है, ठीक है, ये सबसेट है किसका? एक सेट है 1 2 3 4 5 का। लेकिन इस सेट के अंदर क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो जिसमें पांचों? ऐसा कोई सेट नहीं होगा, ठीक है। तो जो एक सेट है वो कभी खुद में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, खुद में ऐसा कोई सा सेट बिलोंग नहीं करेगा। खुद का सबसेट तो है, ये हम लोग जान चुके हैं, सबसेट है क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। तो अब यहीं से एक लॉजिक बनता है कि क्या कोई सा ऐसा सेट हो सकता है जो सभी सेट को कंटेन करे। मान लीजिए पार्ट सी में क्वेश्चन आ गया पॉइंट सेट टोपोलॉजी से, पॉइंट सेट टोपोलॉजी बाकी ऑप्शन है और एक चौथा ऑप्शन एक ऐड कर दिया कि देयर एग्जिस्ट अ सेट विथ ऑल सेट विथ एलिमेंट्स एज ऑल सेट्स। क्या ऐसा एक सेट मिलेगा? तो आंसर है इसका नहीं, क्योंकि अगर कोई सा हम लोग सेट लेते हैं ऑल सेट्स तो वो भी एक सेट बनाता है, ठीक है, और वो सेट खुद में भी कंटेन रहना चाहिए क्योंकि वो भी एक सेट है, और हम लोग जो बड़ा सेट जो मान के चल रहे हैं वो सबसे बड़ा सेट वो भी तो एक सेट है, वो खुद का एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन कोई सा सेट खुद का एलिमेंट नहीं हो सकता। तो ऐसा कोई सा सेट बन ही नहीं सकता जो सभी सेट को कंटेन करे, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट नाम दे दिया गया है। यूनिवर्सल सेट हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, हम लोग नेचुरल नंबर में काम करते हैं तो यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर को मान लेते हैं, रियल नंबर में काम करते हैं। जैसा कि हम लोग अब रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो हम लोग रियल नंबर में काम कर रहे हैं, तो हम लोग आर को हम लोग मान लेते हैं अभी यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट उसको बोला गया है, किसी भी पर्सपेक्टिव में यूनिवर्सल सेट डिफाइन होता है। अच्छा, यूनियन अब देख लेते हैं, यूनियन में क्या होता है, ए यूनियन बी अगर डिफाइन हो, अगर दो सेट की बात करें ऑपरेशंस ऑन टू सेट्स, यहाँ ए और बी का बात चल रहा है, ठीक है, सारा ठीक है। ए यूनियन बी कैसे डिफाइन करेंगे? x such that x belongs to A और x belongs to B, या तो वो A में हो या B में हो या दोनों में भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि एक में तो है ही, ठीक है। ये x में आ गया, एक कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो ये x यहाँ पे लिख सकते हैं, तो A यूनियन B ऐसा डिफाइन किया। इसका वेन डायग्राम छोटा सा बनाते हैं A और B का, तो इसमें अंदर के सारे एलिमेंट A यूनियन B, ठीक है। ये एकदम बेसिक है, ये 12th में पढ़ा गया है, 12th में 11th में जब हम पढ़े हैं तो ये सब पढ़े हैं। ए इंटरसेक्शन B, तो इसको अच्छा ये डिनोट करने का तरीका है, ये इसको क्या कौन सा फॉर्म बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट को डिफाइन करने डिनोट करने का दो तीन तरीका है, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ये सब हम लोग पढ़ें। तो रोस्टर फॉर्म में डायरेक्ट लिख देते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी को डिफाइन करना है, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। और एंड में थोड़ा सा डिफरेंस है, इंटरसेक्शन में क्या होता है कि ए में होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए, वहाँ पे या तो ए में हो जाए या बी में हो जाए, और मतलब या तो फिर, एंड मतलब मस्ट है कि दोनों में होना चाहिए। तो इसका वेन डायग्राम अगर बनाएं तो ये वाला पार्ट ए में भी है और बी में भी है, ठीक है। तो वो ए इंटरसेक्शन बी। अब डिफरेंस ए माइनस बी, ऐसा लिखते हैं ए माइनस बी को, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, सच दैट x belongs to A but x does not belong to B, A में रहे और B में ना रहे, ठीक है। ये दोनों हो गए। अब इसका देखते हैं, इसका क्या होता है, ये वाला पोर्शन, क्योंकि A में रहना चाहिए लेकिन B में नहीं रहना चाहिए, तो ये वाला पार्ट हट गया वहां से, B वाला पार्ट पूरा हट गया, B को माइनस कर दिए, तो x belongs to A but x does not belong to B, सॉरी। सिमेट्रिक डिफरेंस A माइनस B यूनियन B माइनस A, ठीक है।
अब ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इसको ऐसा भी डिफाइन कर सकता हूँ, ए और ये दोनों यूनियन कर दिया, लेकिन डायरेक्ट वेन डायग्राम में बता देता हूँ। अच्छा एक बार ये लिख दूंगा यूनियन करके, इसका उल्टा लिख दूंगा, x बिलोंग्स टू b बट x डज नॉट बिलोंग टू a। अच्छा दोनों का यूनियन है, दोनों का इंटरसेक्शन में तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन अच्छा a माइनस बी मतलब ये वाला पार्ट और b माइनस ए मतलब अच्छा ये है और ये b माइनस ए मतलब ये वाला पार्ट। दोनों के यूनियन में कौन सा पार्ट आया, ये बीच वाला पार्ट को छोड़ के बाकी सब, ठीक है। और दोनों के इंटरसेक्शन में बोलूंगा तो ये दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ है क्या, कुछ कॉमन पॉइंट है, दोनों सेट के इंटरसेक्शन में कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ से b को हटा दिए हैं, वहां से a को हटा दिए हैं, तो दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ नहीं आ सकता। यूनियन में दोनों सेट को हम लोग ले लिए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट मतलब जो यूनिवर्सल सेट अगर हम लोग किसी को मानते हैं u माइनस ए, इसको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चलो आगे सेट ऑपरेशंस के बारे में इतना जान लिए। अब एक मेन ऑपरेशन देखते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो सेट में होता है, क्रॉस प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी डिफाइन होता है कैसे, सिंपल है, ए क्रॉस बी टपल के फॉर्म में डिफाइन होता है ए और बी, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू, ठीक है। ए क्रॉस बी को ऐसा डिफाइन करते हैं। इसके एलिमेंट कैसे होते हैं, टपल के फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल ए अगर 1 2 3 है, बी अगर 7 और 8 है, तो ए क्रॉस बी में कैसे एलिमेंट होंगे, 1 7 2 7 3 7, फिर 1 8 2 8 और 3 8, ठीक है। इतने एलिमेंट सेट में होंगे, कितने एलिमेंट हो गए टोटल 6 एलिमेंट। तो अब इसके बाद देख समझ आ गया ए पार्टीशन बी क्या होता है। अब इसके बाद देखते हैं इसका कार्डिनलिटी, इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, कितने एलिमेंट आएंगे, तो इसका फॉर्मूला है मॉड ए डॉट मॉड बी, ठीक है। कितने टपल बनेंगे, मॉड ए इंटू मॉड बी, ठीक है। मॉड ए मतलब सेट में जैसे यहाँ पर अगर m एलिमेंट है और इसमें n एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, ठीक। तो बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। तो बेसिक सेट थ्योरी जो हम लोग बेसिक पढ़ना चाह रहे थे वो हमने देख लिया है। अब आते हैं हम लोग रिलेशन से स्टार्ट करते हैं। रिलेशन इज बेसिकली नाम से समझ आ रहा है कि कोई हम लोग रिलेशन डिफाइन करते हैं किसी, अब रिलेशन दो सेट के बीच में होता है, एक सेट ए से एक सेट बी में, ठीक है। जैसे रमेश सुरेश का दो सेट है, और रिलेशन अगर मैं यहाँ से डिफाइन कर दूं कोई सा कि भाई होने चाहिए, यहाँ पे सोहन मोहन, ठीक। तो मान लीजिए रमेश का भाई है सोहन और सुरेश का भाई है मोहन, ठीक है। तो दो टपल बनेंगे बस इसके अंदर। टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे, यहाँ 2 एलिमेंट है, यहाँ 2 एलिमेंट है, मतलब 4 एलिमेंट, ठीक है। लेकिन अगर रिलेशन में डिफाइन कर देता हूँ कि A is ब्रदर ऑफ B, ठीक है। A is ब्रदर ऑफ B, अगर ये रिलेशन डिफाइन है AB एक रिलेशन ऐसा डिफाइन है, तो अगर ब्रदर देखेंगे तो रमेश अगर सोहन का भाई है और सुरेश अगर मोहन का भाई है, तो यही दो टपल आएंगे।
ये एक दूसरे के भाई, मतलब यहाँ से यहाँ तो यहाँ से खुद ही में तो रिलेशन नहीं है, ए से बी में है, तो हम लोग यहाँ से यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो रमेश का भाई सोहन, सुरेश का भाई मोहन, तो ये 2 टपल आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में चार आने चाहिए थे, लेकिन रिलेशन डिफाइन होने के कारण 2 ही आए, 2 टपल। तो बेसिकली रिलेशन क्या है? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। ठीक है, अब एक सेट में कितने रिलेशन बन सकते हैं? एक सेट ए से हाउ मेनी रिलेशन कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। कितने रिलेशन डिफाइन कर पाएंगे हम लोग डिफाइन कर पाएंगे। अच्छा, पहले तो देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होते हैं? ए क्रॉस बी में होते हैं मॉड ए डॉट मॉड बी, ये हमने पढ़ा है। अब हम लोग ये जानते हैं कि रिलेशन क्या है, सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो टोटल कितने रिलेशन बन सकते हैं? इसमें इसके जितने सबसेट होंगे उतने रिलेशन बनेंगे। ठीक है, तो 2 टू द पावर मॉड ए डॉट मॉड बी, इतने टोटल रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं। ठीक है, इतने सबसेट्स हम बना सकते हैं, मतलब इतने टाइप के रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं। अच्छा, एक रिलेशन होता है वाइड रिलेशन, जो नल इसका सबसेट होगा, नल सबसेट 5, वो उसको बोलेंगे वाइड रिलेशन। अभी ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑनलाइन वीडियो है, तो नोट्स लिख नहीं रहा हूँ ब्लैक बोर्ड में, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं सीधा सीधा, जब बोल रहा हूँ उसको सुन भी सकते हैं। ठीक है, एक वाइड रिलेशन होता है। वाइड रिलेशन मतलब जो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सबसेट होगा, जिसका 5 सबसेट होगा, ट्रिवियल सबसेट, उसको बोलेंगे हम लोग 5 रिलेशन। कोई रिलेशन नहीं, ए से बी के बीच कोई रिलेशन नहीं, वो भी एक रिलेशन ही है, नल रिलेशन। ठीक है, अब रिलेशन ऑन सेट ए। सेट ए में एक रिलेशन के बारे में जानते हैं। सेट ए में ये होता है रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, सेट ए टू सेट ए। लेट A equal to 1, sorry, A1, A2, A3, An। एक A सेट में n एलिमेंट हैं, तो कितने रिलेशन होंगे? अच्छा, A क्रॉस A में कितने एलिमेंट होंगे? A क्रॉस A में एलिमेंट होंगे n², तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे? 2 to the power n²। Total number of relation from set A to 2 to the power n²। ठीक है, अब अगर सेट A का हम लोग रिलेशन को गौर से देखेंगे कि क्या हो रहा है, तो इसका एक रिलेशन में एक खूबी है, इसका एक मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, जैसे A1 का A1 के साथ ही होगा, A1 का A2 के साथ, A1 A3, एक मैट्रिक्स बना सकते हैं टपल्स का। इसके एलिमेंट्स का एक मैट्रिक्स हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जितने एलिमेंट जितने, अच्छा, A क्रॉस A में कैसे होंगे? टपल्स होंगे, A1 A1, A1 A2, A1 A3, ऐसे टपल्स होंगे सब। तो A2 A2 भी आएगा, तो यहाँ पे आएगा A2 A2,
एन A1, ठीक है, A1 A2, पहला रो दूसरा कॉलम, A1 AN, A2 AN, ऐसा करते 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 AN तक पहुंच गए हम। तो ऐसा एक मैट्रिक्स बनेगा। मैट्रिक्स का ये डायगोनल एलिमेंट है और बाकी सारे जितने हैं इधर के ये नॉन डायगोनल, ये नॉन डायगोनल, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट किसको बोलते हैं? 1 1, A1 A2 A2, A3 A3, A4 A4। तो डायगोनल में कैसे टाइप के एलिमेंट आएंगे? AN टाइप के आएंगे, सेम वाले, और बाकी डिफरेंट। अच्छा, A1 A2 यहाँ पे है तो A2 A1 यहाँ पे है, उसका उल्टा, ठीक है। A1 A3 यहाँ पे आएगा तो A3 A1 यहाँ पे आएगा। A1 AN यहाँ पे है तो उसका उल्टा जस्ट यहाँ पे AN A1 है, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लीजिए, मैट्रिक्स ऐसा जमता है, ठीक। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन जब पढ़ेंगे तो मैट्रिक्स का काम आएगा, तो इसलिए बोल रहा हूँ। रिलेशन ऑन सेट ए के बारे में जब पढ़ते हैं तब एक मैट्रिक्स बना लेते हैं हम लोग माइंड में कि ऐसा ऐसा मैट्रिक्स बनेगा। इस मैट्रिक्स को बनाने से क्या है, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होता है, ठीक। ओके, तो रिलेशन का टाइप देख लेते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन आपने कभी सुना होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, तो वहीं से हम लोग चालू करेंगे। रिलेशन के टाइप, पहला होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा, रिफ्लेक्सिव से पहले एक चीज और पढ़ लेते हैं हम लोग, मेन टाइप जो पढ़ लेते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। एक मैट्रिक्स होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स कैसी होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग किसी भी ऑर्डर में डिफाइन करना है, मान लें 3 क्रॉस 3 का, तो 1 1 1 और बाकी सब जगह 0, ठीक है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब सेम आइडेंटिटी रिलेशन, तो हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए की बात करें तो n क्रॉस n का एक मैट्रिक्स बनेगा, तो जिसमें सारे आइडेंटिटी मतलब डायगोनल वाले एलिमेंट सब के सब रहेंगे, तो उस रिलेशन को बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, तो आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए हम लोग पढ़े कि अगर हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं तो सेम वैसे आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट। अच्छा, एक मैट्रिक्स हमने बनाया था सेट ए में जो रिलेशन के बारे में, तो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या आएगा? A1 A1, ये डायगोनल एलिमेंट बस रहेंगे, A2 A2, AN AN, बाकी कोई एलिमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन को बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। X such that X belongs to A for all X, ठीक। इस रिलेशन को बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये आइडेंटिटी रिलेशन समझ आ गए। अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव। अच्छा, एक चीज और है, आइडेंटिटी रिलेशन हर जगह यूनिक होता है। जैसे मैट्रिक्स भी पढ़ेंगे तो आइडेंटिटी यूनिक होता है, ग्रुप भी पढ़ेंगे तो आइडेंटिटी यूनिक पढ़ेंगे आप, तो ऐसे ही रिलेशन में भी आइडेंटिटी रिलेशन इज यूनिक, ठीक है। अब एक रिलेशन आता है, रिलेशन का टाइप, पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब है कि डायगोनल रहें। अच्छा, आइडेंटिटी में हमने देखा कि डायगोनल एलिमेंट रहेगा सब का सब और बाकी एलिमेंट नहीं रहेगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव जब पढ़ेंगे तो डायगोनल एलिमेंट तो रहेगा ही और बाकी एलिमेंट रह सकते हैं, उनकी मर्जी, ठीक है। रिफ्लेक्सिव का मतलब A बिलोंग्स टू R, मतलब सारे ये टाइप के एलिमेंट इसके अंदर रहने चाहिए, लेकिन अदर एलिमेंट्स भी आ सकते हैं। आइडेंटिटी में नॉन डायगोनल एलिमेंट को हम लोग नहीं लिए थे, इसमें हम लोग
लेंगे। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। तो हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा, ये सब अगर ना पार्ट बी में अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो पार्ट ए का क्वेश्चन तो यहाँ से बन ही जाता है कभी न कभी। ठीक है, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं थोड़ा सा बेसिक्स। हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए 1 2 3 4 5। अच्छा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। अच्छा, कोई सा मैट्रिक्स बनता है, देख लीजिए। ठीक है, मैट्रिक्स हम लोग बनाते हैं रिलेशन ऑन सेट ए। कितने रिलेशन बनेंगे बाद देखेंगे। A1 A1, A2 A2, A3 A3, AN AN। जनरल सेट में ले लें क्या? 5 सेट का नहीं लेते, इसको जनरल सेट ले लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर है। जब जनरल में काम हो जा रहा है तो हम लोग सिर्फ एक ही एग्जाम्पल से क्यों करें। AN एक सेट है, n एलिमेंट का एक सेट है, तो उसी में जनरल तरीके से प्रूव कर लेते हैं। अच्छा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का क्या टाइप है कि ये कितने एलिमेंट होते हैं टोटल डायगोनल में होते हैं n एलिमेंट। ठीक है, तो n एलिमेंट तो वहाँ रहेंगे ही रहेंगे, मतलब n एलिमेंट को हमको चूज करना ही है। ठीक है, अब बाकी कितने बच गए एलिमेंट, कितने एलिमेंट बच गए, n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, बाकी हमारे पास जितने एलिमेंट बच गए n स्क्वायर माइनस n। तो अब इन एलिमेंट के साथ गड़बड़ है, ये हो सकते हैं ना हो, उनकी मर्जी है कि वो रहना चाहते हैं तो रहेंगे, नहीं रहना चाहते हैं तो नहीं रहेंगे। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं यहाँ पे कैसे हुआ फार्मूला। अच्छा, एक तो हमारे फार्मूला से ऐसे ही जल्दी बनता है, डायगोनल एलिमेंट कितने हैं, तो n एलिमेंट्स के पास कितने ऑप्शन है, टोटल एक ऑप्शन है। ठीक है, और बाकी के n स्क्वायर माइनस 2 एलिमेंट हैं जितने, उनके पास कितने ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। ठीक, तो टोटल कितने तरीके हो जाएंगे, हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएंगे, तो एक 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट डॉट 1, ऐसा करते करते n टाइम्स, और बाकी सबके पास 2 डॉट 2 डॉट 2 डॉट 2, कितने बार, n स्क्वायर माइनस n टाइम्स। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए रिफ्लेक्सिव रिलेशन 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n। ये हमारे तरीके से एकदम आसानी से बन गया। अच्छा, दूसरा तरीका अगर कॉम्बिनेशन लगा के बनाएं तो ओके, कॉम्बिनेशन लगा के भी देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, पहले डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए n c n, उसको सेलेक्ट करना ही है, n में से n हमको सेलेक्ट करना ही है, एंड बाकी सबके साथ ऑप्शन है, तो n स्क्वायर माइनस n में से या तो 0 सेलेक्ट करें, या बोल रहा हूँ मतलब और लगा रहा हूँ मतलब प्लस लगाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, एंड रहता कि ये भी सेलेक्ट करना है और ये भी सेलेक्ट करना है, इतने एलिमेंट भी सेलेक्ट करना है और इतने भी करना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करता, यहाँ पे और लगा दिया मैं तो प्लस करूंगा। ठीक है, ऑप्शंस में और आ जाता है तो प्लस करते हैं हम लोग, और जब एंड आता है तो हम लोग इंटू करते हैं। तो डायगोनल तो लेना ही है एंड, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में, यहाँ पे प्लस नहीं किया हम लोग, लेकिन यहाँ पे अब ऑप्शन है हमारे पास, या तो इतना ले सकते हैं, 0 एलिमेंट भी ले सकते हैं, बाकी के नॉन डायगोनल एलिमेंट से 0 भी ले सकते हैं, सिर्फ एक ही भी ले सकते हैं, प्लस ऐसे करते करते करते, या तो पूरे भी ले लो, सी n स्क्वायर माइनस n। तो इसका फार्मूला मैंने बताया था, ये होता है बाइनोमियल थ्योरम, इसका 1 प्लस 1 और n स्क्वायर माइनस n, ये हो गया 1 इंटू 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n, मतलब 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n। ठीक है,
तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन जनरल फॉर्म में 2 to the power n² - n, ये फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है आपको, अगर मेथड पता है तो सीधा सीधा बन जाता है। फॉर्मूला रटेंगे तो बहुत सारा फॉर्मूला रटने के लिए है, लेकिन अगर आपको मेथड पता है तो जनरल रूप से सारे फॉर्मूला खुद से तुरंत बनते हैं। तो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स अगर कर लेते हैं तो फिर इजीली है कि कितने नॉन डायगोनल हैं, कितने डायगोनल एलिमेंट हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे। अच्छा, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन with only 8 elements on set 1 2 3 4 5 with only 8 elements। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं सेट को, बड़े सेट में ज़्यादा कैलकुलेशन है तो जल्दी से करते हैं। 1 2 3 4 विथ ओनली 8 एलिमेंट्स। अच्छा, ऐसे कितने रिलेशन बनेंगे? रिलेशन मतलब सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अच्छा, A क्रॉस B का ऐसा सबसेट जिसमें सिर्फ 8 एलिमेंट्स हों और वो रिफ्लेक्सिव भी हो, ऐसे कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे? ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, 4 है, 4 में से हमको 4 डायगोनल तो सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो 4 डायगोनल एलिमेंट तो हमको लेने ही लेने हैं। अब नॉन डायगोनल कितने एलिमेंट लेने हैं? 4 एलिमेंट। ठीक है, 4 एलिमेंट नॉन डायगोनल लेने हैं। तो दिक्कत क्या है? तो एकदम इजी है। ठीक है, तो नॉन डायगोनल टोटल कितने एलिमेंट हैं? 12। यहाँ से कितने एलिमेंट उठाने हमको? 4। तो दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। क्या आएगा? ये तो 1 होता है, ये होता है 12 का फैक्टोरियल, 1 4 फैक्टोरियल, 12 - 4 का फैक्टोरियल मतलब 8 फैक्टोरियल। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। 12 × 11 × 13 × 10 × 9 1 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 9। टोटल कितने रिलेशन मिल गए हमको? 495 ऐसे रिलेशन मिल गए। सिंपल है। ठीक है, ओके। देखो पार्ट ए का क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे ट्रिकी रहता है, लेकिन बन जाता है। अब लेकिन क्या है, कई लोग सोचते हैं कि 1 2 3 अगर ऑप्शन दे दिया है तो ऑप्शन आंसर थोड़ा और छोटा हो जाएगा, लेकिन अब फॉर्मूला नहीं पता है और ये ट्रिक नहीं पता है तो हमको क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि चल यार बना के देख लेते हैं कितना ही बनेगा कॉम्बिनेशन। लेकिन इसमें क्या होता है, हमारा टाइम पहुंच जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जब ट्रिक पता है तो उतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, कितना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं उतना बनाते रहने की जरूरत नहीं है, और आंसर हमारे पास शॉर्ट में आ जाते हैं। तो पार्ट ए का काम यही है कि लगता है बन जाएगा, आंसर हम लोग निकाल लेंगे, 2 नंबर मिल जाएगा, लेकिन उस 2 नंबर के चक्कर में बहुत सारा टाइम चला जाता है, जिस चक्कर में आगे टाइम नहीं दे पाते हम लोग। पार्ट बी पार्ट सी में थोड़ा टाइम जाता है, उसमें टाइम देना जरूरी है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब आता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन मतलब इफ AB belongs to R, that implies BA belongs to R। अच्छा, AB belongs to R है तब BA belongs to R, मतलब इसमें डायगोनल एलिमेंट
जरूरी नहीं है। या जैसे डायगोनल एलिमेंट है 1 1 ये है तो ठीक है, 1 1 इसका उल्टा 1 1 वो भी तो है ही। तो डायगोनल एलिमेंट हो या ना हो, इसके बाद दो ऑप्शन है, हो या ना हो या फिर हो। ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट का बात कर लिया हम लोग। नॉन डायगोनल एलिमेंट की बात करें तो जो नॉन डायगोनल एंट्री है वो कितनी होगी? ऑब्वियसली बात है, किसी सेट में नॉन डायगोनल एंट्री है n² माइनस n, तो इनके पास अब ये पेयर्स में होंगी। अच्छा, मैट्रिक्स में एक होता है A1 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 ठीक है, A1 A2 A1 A1 A2 A1 AN AN A1। ये मैट्रिक्स बना के रहने देता हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक एलिमेंट, यहाँ पे दो एलिमेंट, यहाँ पे तीन एलिमेंट, ऐसे करते करते यहाँ पे टोटल n-1 एलिमेंट। तो टोटल कितने एलिमेंट हुए? 1 + 2 + 3 प्लस, ऐसे करते करते कहाँ तक गया मैं? n-1 तक। इसका फॉर्मूला होता है n, अच्छा 1 + 2 + 3 प्लस, ये भी बन गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये कहाँ तक गया? n-1 तक। ठीक है, n-1 + 1/2 बराबर n × n-1/2। ठीक है, तो इतने नॉन डायगोनल एंट्री एक तरफ, उतने ही नॉन डायगोनल एंट्री उस तरफ। ठीक है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, जोड़ देंगे तो इसको n² - n बचेगा, दो बार जोड़ दूंगा, मतलब इसका मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा तो ये 2 कैंसिल और ये बच जाएगा n² - n। तो टोटल नॉन डायगोनल एंट्री है n² - n। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब सिमेट्रिक रिलेशन की बात हो रही है, तो सिमेट्रिक रिलेशन में हमारे पास कंडीशंस हैं कि ए भी होना चाहिए R में, तो बी ए भी होना ही चाहिए। तो यदि इफ अगर देखें, अगर इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ अपने सेट में, सबसेट में, इसका हाउ मेनी सबसेट्स अगर निकालूंगा, अगर मैं इसको अपने सबसेट में सेलेक्ट करता हूँ तो इसको भी सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये सिमेट्रिक रिलेशन खासियत है, अगर ये किया तो वो भी करूंगा। ओके, और रिफ्लेक्सिव को करना, मतलब जो डायगोनल है उसको करना चाहूँ तो करूँ, ना करना चाहूँ तो ना करूँ। तो ये सबसेट बनाने के लिए तरीका है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखते हैं नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, नंबर ऑफ with set of n elements। ठीक है, तो डायगोनल एंट्री के पास भी दो ऑप्शन है। हर डायगोनल एंट्री के पास दो ऑप्शन है, वो चाहे तो रह सकता है सेट में, चाहे तो ना रह सकता है। तो 2n तो यहाँ आ ही गया, क्योंकि n डायगोनल एलिमेंट है, 1 2 3 4 ऐसे करते हैं n तक, तो 2n ऑप्शन तो है। इसके पास दो ऑप्शन, इसके पास दो ऑप्शन, इसके पास दो ऑप्शन, इसके पास दो ऑप्शन, तो 2n डायगोनल से मिल गया। अब बाकी के पास देखते हैं। अब चॉइसेस ऑफ क्या है? चॉइस हमारे पास इतना है, इतना। अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ तो ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अगर रहेगा तो उसको रहना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग को एक ही साइड का देखना है। तो हर सबके पास कितने ऑप्शन है? दो ऑप्शन है। इस तरफ या तो उस तरफ लूँ तो सबके पास दो ऑप्शन है। तो 2n × n-1/2। ठीक है, 2n प्लस तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने हो गए?
2 to the power n into n plus 1/2। क्लियर? अब इसमें आपको जो भी क्वेश्चन पूछ ले कि 4 एलिमेंट रहना चाहिए तो 4 में आप बांट लेंगे, आप 4 कि 2-2 ऑप्शन बांट लीजिए। बोला कि 4 ही एलिमेंट वाला बनाओ, ठीक है बना लेंगे 4 एलिमेंट वाला, उसमें क्या दिक्कत है। एक अच्छा नॉन डायगोनल एंट्रीज तो पेयर में है, तो मतलब अगर एक डायगोनल एंट्री ले लिया तो मेरे को 2 डायगोनल एंट्री लेना पड़ेगा, है ना। या तो दोनों अगर नॉन डायगोनल एंट्री ले लिया मैं यहाँ और यहाँ इस तरफ से एक साइड से, तो दोनों साइड उस साइड से भी 2 आ जाएंगे तो 4 कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन बनेगा 4 एलिमेंट के लिए ऑप्शन बनाएंगे 2 + 1 मतलब 2 डायगोनल और एक नॉन डायगोनल, ठीक है। तो एक सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से 2 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और या तो फिर ये 0 और प्लस यहाँ से 2 दोनों नॉन डायगोनल, ठीक है। सेट मान लो 4 एलिमेंट का है, तो देखते हैं ऐसा सिमेट्रिक रिलेशन ढूंढना है जिसमें सिर्फ 4 एलिमेंट हों। 4 एलिमेंट का सेट है 1 2 3 4 1 2 3 4। अच्छा चूज करने के लिए अब हम तो या तो हमारे पास ऑप्शन कैसा है, हमारे पास 2 ही तरीके से चूज कर सकते हैं हम लोग। या तो डायगोनल एंट्री 2 ले लें और नॉन डायगोनल 1, डायगोनल एंट्री 0 ले लें और नॉन डायगोनल एंट्री 2, क्योंकि ये तो पेयर में है, ठीक है। तो हमारे पास डायगोनल एंट्री nc2 इंटू मतलब यहाँ तो n4 है 4c2 इंटू नॉन डायगोनल एंट्री n इंटू n माइनस 1 मतलब 4 इंटू 4 माइनस 1 अपॉन 2 c क्या है, कितना एलिमेंट ले सकते हैं हम लोग 1, तो उससे आंसर आ जाएगा फट से। यहाँ से भी अच्छा फिर ये और में है, या तो ऐसा ऑप्शन हो या फिर ऐसा, तो ये ऐसा ऑप्शन में कितने चांसेस हैं इतने या फिर इतने चांसेस हैं, तो वो दोनों ऑप्शन को जोड़ देंगे क्योंकि ये दोनों और में एंड में रहते तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन और में तो इतने इसका जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे 4 माइनस 1 अपॉन 2 और c 2, 2 नॉन डायगोनल एंट्री ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। सेलेक्ट करने का ऑप्शन इतना ही है, तो आंसर जो आएगा इसको और इसको जोड़ दिए, जो आंसर आया सिंपल, तो काम आसान हो गया, ठीक है। अच्छा इसमें हम लोग कुछ मिस कर दिए क्या, इसमें एक चीज और मिस की है कि हम लोग चारों डायगोनल क्यों ना ले, तो भी तो सिमेट्रिक ही है। जब ऐसे टाइप के एलिमेंट ही नहीं है तो ऐसे आएंगे ही नहीं, तो चारों डायगोनल एंट्री भी लिए तो ऐसा तो एक ही बनेगा जिसमें चारों डायगोनल एलिमेंट लेंगे, तो 1 प्लस ये जो भी आएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ये मिस कर गया था, ठीक है, ये हो गया। अच्छा देखते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में क्या था कि ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए रिलेशन में, ठीक है। यदि कोई सा रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है, जैसे इज अ ब्रदर ऑफ, अगर मैं रिलेशन डिफाइन किया इज ब्रदर ऑफ, तो जैसे कोई भी भाई बहन है तो नीति इज ब्रदर ऑफ नरेश, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। अच्छा नरेश इज ब्रदर ऑफ नीति, ये हो सकता है, हो सकता है। नीति इज ब्रदर ऑफ नरेश, नहीं हो सकता। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, क्योंकि एक तरफ से ये बस रिलेशन दूसरे तरफ से डिफाइन नहीं है। तो सिमेट्रिक रिलेशन और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में ये आ गया। एंटी सिमेट्रिक में ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है। अच्छा लड़की और लड़के के बीच तो हो गया एंटी सिमेट्रिक, क्योंकि अगर नीति लड़की है और लड़का है तो नीति भाई नहीं हो सकती, ब्रदर नहीं हो सकती। अच्छा लेकिन अगर 2 लड़के रहे तो जैसे नरेश सुरेश ले लेते हैं, सुरेश रमेश अगर लिए तो सुरेश भाई है नरेश का, ठीक है, या मुकेश का, जिसका भी, तो मुकेश भी भाई होगा सुरेश का, तो ये यहाँ पे सिमेट्रिक हो गया। एंटी सिमेट्रिक जैसे गर्ल बहन है कोई, तो यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक हो गया, ठीक है, समझ आ गया ना। तो ए बी अगर रहा और बी ए भी रहा उस रिलेशन में, वो वाला एलिमेंट भी रहा, तो
तो हम लोग उसको बोलेंगे सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक, आ जाओ एंटी सिमेट्रिक देखते हैं। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी ए बिलोंग्स टू आर बी, दैट इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी। ठीक है, या अलग अलग होंगे तो ये दोनों नहीं होंगे, ए बी होगा तो बी ए नहीं होगा अगर अलग अलग हुए तो। जब दोनों होंगे मतलब ए इक्वल टू बी है, मतलब डायगोनल एलिमेंट आ सकते हैं इसमें, मतलब ये डायगोनल एलिमेंट को ले सकता हूँ क्योंकि A1 है, A1 है और A1 भी है, मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो ये एंटी सिमेट्रिक है। A2 लिया हूँ तो A1 A2 को मैं नहीं ले सकता, अगर ये दोनों को ले लूंगा तो फिर गड़बड़ जाएगा, बराबर तो है नहीं A1 और A2। ठीक है, तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ये बोलता है। अच्छा, नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन भी निकाल सकते हैं फिर, नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा, नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डायगोनल एंट्री को हम लोग ले सकते हैं, चूज कर रहे हैं डायगोनल एंट्री के पास, है ना, तो डायगोनल एंट्री चूज करते हैं। n में से कितने डायगोनल एंट्री चूज कर सकते हैं हम लोग, n। तो सारे डायगोनल एंट्री के पास दो ऑप्शन है, या तो रहें या फिर ना रहें। ठीक है, तो इसको अब हम हमारे वाले मेथड से देखते हैं, जो हम जिस मेथड से इस्तेमाल किए हैं उससे देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, डायगोनल एंट्री के पास कितने, सबके पास 2 × 2 × 2 × 2 कितने टाइम्स, n टाइम्स। ठीक है, नॉन डायगोनल एंट्री के पास, नॉन डायगोनल एंट्री कितने हैं। अच्छा, यहाँ भी पेयर में देखेंगे हम, नॉन डायगोनल एंट्रीज कितने हैं टोटल, n² - n, और पेयर्स कितने हैं नॉन डायगोनल के, A2 A1 और A1 A2, ऐसे पेयर्स n × n - 1/2 ऐसे पेयर्स हैं। ठीक है, हाँ, तो नॉन डायगोनल एंट्रीज के पास कितने कितने ऑप्शन देखो, जैसे A2 A1 और A1 A2 है, एक पेयर है, एक पेयर उठाए हम लोग, कौन सा पेयर उठाए, A1 A2 A2 A1, ये पेयर है, ये पेयर उठाए। इस पेयर के पास कितने ऑप्शन है देखते हैं। इस पेयर के पास हमारे पास बेसिकली देखते हैं, या तो A1 A2 रहे उस सेट में और A2 A1 ना रहे, ठीक है, या तो A1 A2 ना रहे और A2 A1 रहे, तब भी काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, या तो फिर दोनों ना रहे। तो एक पेयर के पास 3 ऑप्शन हो गए, डायगोनल एंट्री एक एक है तो उसके पास 2 ऑप्शन है, और बाकी एक पेयर के पास 3 ऑप्शन है। तो इंटू 3 × 3 3 × 3 कितने टाइम्स करूंगा मैं, n × n - 1, टोटल पेयर्स कितने हैं, n × n - 1/2। तो ये, तो नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक रिलेशन कितने निकाल लिया मैं, 2 to the power n × 3 to the power n × n - 1/2। ठीक है, समझ आया, ओके। तो यहाँ तक हमारा बेसिक जो रिलेशन है, एंटीसिमेट्रिक पढ़ लिए, रिफ्लेक्सिव पढ़ लिए, सिमेट्रिक पढ़ लिए, एक बच गया ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देख लेते हैं। इफ AB belongs to R and BC belongs to R, that implies AC belongs to R। ये कीवर्ड जो है ना, ये हर जगह काम आएंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो इसको थोड़ा सा माइंड में रखेंगे आप कि क्या हो रहा है। AB अगर है और BC है तो AC के बीच में भी रिलेशन होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि अगर A और B के बीच में रिलेशन है, B और C के बीच में, जैसे A B का भाई है, B C का भाई है, तो A C का भाई होगा, ऐसा बोलना चाह रहा है। तो ये रिलेशन का काम हो रही है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन तो निकालना मोस्ट टफ है, क्योंकि निकालने के लिए फिर उसमें
बहुत सारे कंडीशंस हैं, तो नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन का क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा कोई डेफिनेशन प्रॉपरली डिफाइन नहीं है नंबर। ठीक है, इसमें बांटने का आता है। तो हम लोग जब फंक्शन पढ़ेंगे तो फंक्शंस में पहला चीज वही पढ़ेंगे कि बांटते कैसे हैं। ठीक है, तो ये था रिलेशन और सेट थ्योरी, ये दोनों टॉपिक आज आपका खत्म है। और इसके बाद पढ़ेंगे फंक्शंस और उसके प्रॉपर्टीज और रिलेशन की कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, ये डेमो क्लास था, और अगर आपको ऑनलाइन डेमो देख लेना है तो 25 तारीख से हम लोग प्लान कर रहे हैं कि 25 तारीख को शाम 7 बजे से हम लोग डेमो क्लास देंगे। तो अगर जिसको भी ज्वाइन करना है, ये नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको डेमो क्लास ऑनलाइन जो एक्सपीरियंस है वो आपको मिल जाएगा। थैंक यू।